नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 17वीं BPSC और BPSC TRE 4 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार का कंप्लीट इतिहास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इतिहास के स्रोत। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। यानी प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी जो हैं ये प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। यानी कि पाटलिपुत्र के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों जो हैं ये प्राचीन पाटलिपुत्र के जानकारी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट है पाटलिपुत्र, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदगढ़ से, सहसराम से या रामपुरवा से। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदगढ़ से और सहसराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है। यानी अशोक का लघु शिलालेख वन जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। यानी कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, तो संस्कृत और प्राकृत दोनों है। क्या है, सॉरी ये सिर्फ प्राकृत है। क्या है, सिर्फ प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। यानी कि बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। क्या है, तो ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बिहार में अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से नहीं हुए। बाकी बात सहसराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मौर्यकालीन है उसके स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो बिहार पर गढ़वालों हैं उसके आधिपत्य का प्रमाण किस चीज़ से मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। किससे, तो मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश के। किसके, तो तुगलक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उंस एक मूल्यवान स्रोत है। यानी कि बसाती नुल उंस एक स्रोत है किससे, तो तिरहुत क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। यानी बिहार में जो चीनी यात्री आए थे उनमें फाहियान, युआन च्वांग और इत्सिंग
यानी कि तीनों आए थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। यानी कि मुगल काल में प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया था। कौन था? तो मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैंड्रिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी। तो सही आंसर होगा फ्रांसिस बर्नियर। नहीं, फ्रांसिस बर्नियर जो था वो बिहार नहीं आया था। बाकी बात मैंड्रिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये तीनों थे, ये बिहार आए थे। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? यानी कि बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की है। किसकी? मिर्जा नाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? यानी कि मिर्तुल अहवाल जो है वो किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की है। किसकी? तो मुल्ला बहबहानी की है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। यानी मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या? तो उपरोक्त सभी, यानी कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों जो हैं ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। यानी कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उपरोक्त सभी से, यानी कि चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। यानी कि जो बिहार है उसमें मौर्यकालीन अभिलेख है वो कहाँ से मिले हैं? तो उपरोक्त सभी से, यानी कि लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, ये तीनों से मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अफसर से जो अभिलेख प्राप्त होता है उससे हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उपरोक्त सभी से, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ये तीनों से हमें पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है तो कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो महाजनपद है उसके बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो सराय टीला में जो उत्खनन हुआ उससे हमें प्राप्त होता है तो पाल काल का बौद्ध विहार। किसका? तो पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। यानी कि विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है क्या? तो उपरोक्त में से दोनों के बारे में, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो कनिंघम थे। यानी जो कनिंघम थे ये एक उत्खननकर्ता थे जो कि बिहार में कई प्राचीन स्थलों की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो किसके द्वारा लगाया गया था? तो कनिंघम के द्वारा। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो बिहार में किसकी खोज की? तो उपरोक्त में सभी की, यानी कि केसरिया स्तूप चंपारण की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का शस्त्र नाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? यानी कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार दिए, ये जो वर्णन है ये कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है। कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, यानी कि बिहार से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्य काल के, उसकी लिपि क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी लिपि प्राप्त है? तो प्राकृत। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो किस शासन से संबंधित है? तो शेरशाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? यानी कि पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो किसके हैं? तो अकबर हैं। कौन? तो अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो कौन सा है? तो दीघनिकाय है। कौन? तो दीघनिकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? यानी सियर उल मुताखरीन की रचना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम हुसैन तबतबाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुलाम हुसैन तबतबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों की सही सुमेलित करें। यानी कि एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। यानी कि रियाज उस सलातीन जो हैं ये आ जाएंगे गुलाम हुसैन सलीम। उसके बाद तारीखे शेरशाही ये अब्बास सरवानी के द्वारा। फिर वाकियाते मुश्ताकी ये रिजकुल्लाह के द्वारा। फिर असफनाए शाह हैं ये शेख कबीर के हैं। और बसातीनुल उन्स जो हैं ये इख्तसान देहलवी हैं। कौन है? तो इख्तसान देहलवी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी यात्री जो थे वो थे ईरान के। यानी कि मुल्ला बहबहानी यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो कौन सा है? तो उपरोक्त में सभी। यानी कि फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर प्रकाश डालता है? तो राजनीतिक नीतियां पर। किस पर? राजनीतिक नीतियां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसड़ यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यानी किस चीज का? तो रामायण का कथा दृश्य अंकित है। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन बिहार, यानी सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, यानी कि जो बिहार है वहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? तो 40,000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, तो क्या चीज प्राप्त हुए हैं? तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभान, यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि जो बिहार है उसमें आदि मानव के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से? तो मुंगेर एवं नालंदा से जो है वो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? यानी कि जो आदि मानव हैं उनके आरंभिक जो साक्ष्य हैं वो किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो साक्ष्य हैं वो मुंगेर से मिले हैं। कहाँ से? तो मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस युग के? तो नव प्रस्तर युग के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिर बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रवर्ती चरण के जो अवशेष है वो उपरोक्त सभी, यानी कि चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, यानी कि बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो कब से हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, यानी कि आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का प्रयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मुख्य राज्य कौन कौन थे? यानी कि सी, यानी कि मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी, ये जो थे वो महाभारत के युद्ध के समय बिहार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? यानी कहाँ से? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो कौन था? तो मगध था। यानी मगध जो था वो प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो कौन था? तो विदेह था।
यानी कि विदेह राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? यानी कि जो व्रात्य है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मगध प्रदेश के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन था? तो विदेह था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो किससे? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती। किससे? तो शतपथ ब्राह्मण से। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो कितनी थी? तो 3 थी। यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो सिर्फ वत्स नहीं था। यानी कि अंग, वज्जी और मगध ये तीनों तो थे, वो वर्तमान बिहार में महाजनपद के अंग थे, यानी कि स्थित थे। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद जो था वो भागलपुर एवं मुंगेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो चंपा थी। यानी बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? यानी कि गया और पटना जो था वो मगध जनपद में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो गिरिव्रज यानी कि राजगीर थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी जो थी वो पृथक करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? यानी जो चेदी था ये वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। यानी कि लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह ये सभी जो थे वो वज्जी संघ में सम्मिलित थे। वज्जी संघ की राजधानी थी, यानी वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? यानी गणतंत्र कहाँ था? तो वज्जी संघ में गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो वैशाली में थी। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, यानी कि 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो अंग जो था ये एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी जो थी वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? तो कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? यानी कि जो कुंडग्राम है वो बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म
वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, यानी कि जो उनके पिता सिद्धार्थ थे उनका संबंध था तो वज्जी संघ से। वज्जी संघ एक गणतंत्रात्मक या गणराज्य कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रिय के प्रमुख थे। कौन? तो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी कि विदेह दत्ता राजकुमारी थी। तो कहाँ की? तो लिच्छवी राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, यानी त्रिशला जो थी वो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था, यानी प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, इसमें क्या क्या कार्य हुए? तो जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध क्या किया? नहीं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज का जन्म स्थली है, यानी कि 12वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म स्थली कहाँ है? तो चंपा है। कहाँ? तो चंपा है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, यानी गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। कहाँ? तो अलार कलार के आश्रम में। गौतम बुद्ध कहाँ कौंड्य और 5 ब्राह्मण मिले, यानी गौतम बुद्ध को कहाँ पर कौंड्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला यानी कि बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो बौद्ध या बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें से कौन से कार्य थे? तो कौन से कार्य थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ, यानी कि बौद्ध जो धर्म था वो 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित होता है। किसमें? तो द्वितीय बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में होता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें कौन से कार्य किए गए थे? यानी कि तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और इसमें क्या कार्य किए गए? तो कुछ कठोर नियम बनाए
गए तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? यानी कि निम्नलिखित जो दिए गए हैं नगर, उनमें से किस नगर से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो उपरोक्त सभी से, यानी कि बोध गया, राजगीर और वैशाली, ये तीनों से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी तो क्या? तो उपरोक्त सभी, यानी कि बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, यानी कि सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नालंदा में जन्म हुआ था। अब हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, यानी कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको? तो मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, आरंभिक राजधानी राजगृह यानी कि गृह व्रज थी, और राजगृह जो है वो पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, यानी कि मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो कौन था? तो बृहदत्त था। कौन? तो बृहदत्त। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था, यानी मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त और जरासंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, यानी कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और इसका शासनकाल जो है वो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो हर्यंक वंश के हैं। किस वंश के? तो हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुलिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो प्रारंभ होता है वो बिंबिसार के शासनकाल में होता है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? यानी कि बिंबिसार जो थे वो किस राजकुमारी के साथ विवाह किए थे? तो उपरोक्त सभी, यानी कि कौशल देवी, चेलना और खेमा से। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। किसने? तो बिंबिसार ने। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। यानी कौशल जो थी वो कौशल देवी की खेमा पंजाब की और चेलना जो थी वो वज्जी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? यानी कि बिंबिसार जो थे वो ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीते थे? तो अंगराज्य को जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का दूसरा शासक था, यानी हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, यानी कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली जो थी वो वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार
रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो लिच्छवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु के बाद उदयन जो होता है वो मगध की गद्दी पर बैठता है, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के उपरांत शिशुनाग वंश की सत्ता जो होती है वो मगध पर स्थापित होती है। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? किसके द्वारा? तो शिशुनाग के द्वारा मगध के अलावे वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कौन? तो कालाशोक के द्वारा। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वो कालाशोक के शासनकाल में होता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? तो साब कमीर के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। झा एवं श्री माला की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? तो किसको? तो महापद्मनंद को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक और एक छत्र और एकराट कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? तो धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कब? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ? तो राजगृह में हुआ था। बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा की गई। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो महापद्मनंद ने कलिंग का विलय सर्वप्रथम मगध में किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन था? तो धनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया
जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वृज्जियों के, किसके? तो वैशाली के वृज्जियों के। अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य, कौन सा, किसको? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की जो सत्ता थी वो किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो कब हुई? तो 320 ईसा पूर्व में हुई। यूनानी दूत मेगास्थनीज जिसके बारे में या जिसके दरबार में पाटलिपुत्र आया, यानी यूनानी दूत जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो कौन था? तो सेल्यूकस था। कौन था? तो सेल्यूकस था। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसके या किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। किसके? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में जो है वो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया, यानी किस राजवंश ने शासन किया? तो किसने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? किसके? तो मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बनता है? तो बिंदुसार बनता है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो किसके? तो बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसके द्वारा? तो शिलालेख 13 के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में होता है? तो अशोक के शासनकाल में होता है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की जाती है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई। किस युद्ध में
हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की। तो किसमें? तो कलिंग के युद्ध को। अशोक का धर्म था तो नैतिक आचार संहिता। क्या था? तो नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? किसकी? तो बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो चंपारण से प्राप्त होती है। बिहार के से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो रुम्मन देई जो है ये बिहार से नहीं प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत उल्लेख मिलता है। प्राची यह प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। किस चीज का? तो लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ? तो कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? किसने? तो एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन वेदों द्वारा निर्मित है? किसने? तो फाहियान ने कहा। किसने? तो फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा? तो दशरथ के द्वारा करवाया गया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त है। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो दीदारगंज पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। यानी कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किसने? तो चंद्रगुप्त के द्वारा प्रथम राजधानी बनाया गया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसके समय में? तो बिंदुसार के समय में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रेबो के अनुसार। यूनानी दूत
डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? यानी कि डिमोल्किस का आगमन जो होता है वो मगध के किस शासक के दरबार में होता है? तो बिंदुसार के दरबार में होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके या किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसके द्वारा बराबर की जो गुफाओं था उसका आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविका ने किया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संचालित थी। यह कथन किसका है? किसका है? ये मेगस्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंधित स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनामप्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो किसने किया? तो अशोक ने किया। धम्म महामात के कार्य थे। धम्म महामात के क्या कार्य थे? तो उपरोक्त सभी। यानी कि धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? राजुक जो थे वो कौन थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि या उपवर्ष? तो किसका नाम आता है? तो तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। तो कौन कौन से सुंदर उदाहरण हैं? तो 1, 2 और 3। यानी कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो उपरोक्त सभी से। यानी कि द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और 12 शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो किसमें? तो 9वें शिलालेख में किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? तो आर्थिक कारण जो है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बात विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह ये सभी सम्मिलित है। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन जो होता है मगध पर स्थापित होता है। और शुंग वंश का शासन काल जो होता है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहता है। शुंग वंश का संस्थापक था तो कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, जिसका शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहता है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो किसके द्वारा? तो वसु ज्येष्ठ के द्वारा। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो किसके? तो शुंग वंश के शासन के समय डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर
होता है। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, तो कब? तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, यानी मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कण्वंश का। किसका? तो कण्वंश का, जिसका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहता है। कण्व या कान वंश का संस्थापक था, तो कौन था? तो वसुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कान वंश की नींव डाली थी। कान वंश की सत्ता समाप्त की, तो कान वंश की सत्ता जो थी वो किसके द्वारा समाप्त की गई? तो आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो किसने? तो मित्र वंश ने शासन किया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से? तो बोध गया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? किसको? तो अश्वघोष को दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वहां के अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, तो कौन सा है? तो सबसे पहले हर्यंक, फिर शिशुनाग, उसके बाद फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, उसके बाद कण्वंश। शुंग वंश की राजधानी थी, यानी शुंग वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कान वंश की राजधानी थी, तो कान वंश की राजधानी भी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा, किसका? तो लिच्छवियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, तो कौन था? तो कनिष्क था। हम देखते हैं गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, कब? तो 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत को प्रचलित किया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? किसने? तो समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दोहित्र कहा। बिहार में गुप्त शासक के संगठन का श्रेय दिया जाता है, किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी? किसके द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो कौन, तो गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है तो किसके द्वारा, तो कुमार गुप्त के द्वारा। बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल के शासनकाल में हुई। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा, तो करीब 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो था वो भारत पर आता है। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना होता है। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है, तो कार्तिकेय की जो मूर्ति है वो शाहाबाद में प्राप्त हुई थी। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से, तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के हैं, तो नाग नागिनों के जो चित्र हैं ये गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, तो किस काल में, तो गुप्त काल में माना जाता है। तीरभुक्त यानी कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो कौन था, तो गोविंद गुप्त था। यानी गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बौद्ध विहार यानी कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो कहाँ था, तो नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने, तो फाहियान ने कहा, यह फाहियान ने वर्णन किया। गुप्त संवत का आरंभ होता है, गुप्त संवत जो होता है वो 320 ईस्वी में आरंभ होता है। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा की गई सौराष्ट्र और महाराष्ट्र क्षेत्र की विजय। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता जो था वो हरिसेन था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, तो किसके द्वारा, तो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, तो समुद्रगुप्त के। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे 1, 2 और 3 यानी कि हुनों के आक्रमण, कमजोर शासक और प्रशासन का सामंती स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ, यानी मिहिर कुल का जो आक्रमण होता है मगध पर वो किसके शासनकाल में होता है, तो नरसिंह गुप्त के शासनकाल में होता है। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो कौन कौन थे, तो
तीन थे, यानी कि वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। अब हम देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक, यानी मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त थर्ड के द्वारा किया गया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो दामोदर गुप्त ने मौखरी वंश के परास्त कर मगध का अधिकांश जो भाग होता है वो जीत लेता है। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो किसे? तो माधव गुप्त को बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो किसके द्वारा? तो आदित्य सेन ने की थी। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो किसने किया था? तो आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था? तो जीवित गुप्त सेकेंड था। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो किसको? तो कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। यह विद्वान द्वारा सदा घिरा रहता था। यह जो था यह विद्वानों द्वारा ही हमेशा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमिलित कीजिए। यानी हर्षवर्धन जो था, यानी हर्षगुप्त जो थे उनको वीर योद्धा कहा जाता था। क्या? तो वीर योद्धा। कुमारगुप्त महाराजा धीराज। जीवगुप्त राजाओं में सिरमौर, यानी कि क्षितिज चूड़ामणि। और आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजा धीराज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? किसके द्वारा? तो जीवित गुप्त के बारे में कहा जाता है। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था कौन? तो आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल को चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? किसने? तो आदित्य सेन के काल में। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है? तो जो सही क्रम है वह है आपका कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, फिर है महासेन गुप्त, फिर देवगुप्त, फिर माधव गुप्त और फिर आदित्य सेन, यानी आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग, यानी कितना ईस्वी लगभग में इत्सिंग जो था वो बिहार का भ्रमण किया? तो कब किया? तो 673 ईस्वी में। लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय
में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो कहाँ किया? तो नालंदा में किया। 635 से 40 ईस्वी यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया। वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? तो 635 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? कौन था? तो शशांक था। शशांक जो था वो बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। क्या था? क्रूर एवं धर्मांध था। अब हम लोग देखते हैं पालकालीन बिहार। पाल वंश के संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। इसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो कौन था? तो धर्मपाल। और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? किसने? तो पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर में स्थित है, यानी कि भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल और देवपाल था। मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। कौन था? तो देवपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? किसके? तो महायान के द्वारा। किस शासन के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? किसके? तो देवपाल के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान दिया? तो किसने? तो धर्मपाल ने। किस शहर ने ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? तो पाल युग के काल में। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली में निर्णायक देन थी। तो किसकी? तो धीमन एवं विठपाल की। किसकी? तो धीमन एवं विठपाल की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के निवासी थे? ये नालंदा के थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है तो नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित एवं पंचरक्ष किस युग के हैं? ये किस युग के हैं? ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो रूप है ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे तो पाटलिपुत्र से आदेश प्रसारित करते थे। पाल काल में श्री नगर भुक्ति कहा जाता था। तो नगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ
विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। अब हम लोग देखते हैं मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? तो रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था कौन था? तो नई देव था। कौन था? नन्य देव था। नन्य देव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। कहाँ? तो सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था तो अंतिम शासक हरि सिंह था। कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ तो कब? तो 1378 ईस्वी तक पूर्णतः अंत हो गया। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक के समय में हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था तो कब? तो 1234 ईस्वी में आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था तो बी और सी दोनों, यानी कि लामा तारानाथ और धर्मा स्वामीन था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था तो कौन था? तो राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह जो था एक महान समाज सुधारक था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो किसके? तो हरि सिंह देव के शासनकाल में ये विकसित हुआ। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन बिहार, जिसमें फर्स्ट है बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था तो तुर्क सत्ता का संस्थापक था इब्ने बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी तो बिहार शरीफ यानी औदंतीपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई तो 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसको? तो बिहार शरीफ को बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था तो कौन था? तो इंद्रयुम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में सूफी संतों का आगमन बिहार में होता है। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे तो मोमिन आरिफ थे। कौन थे? तो मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह का संबंध मनेर की विजय से था। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन बिहार।
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। यानी कि सैनिक अभियान इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित किया गया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था तो इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश के द्वारा बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? यानी कि मुबारिज खान जो था यह प्रांतपति नहीं था। भगवत तुगान खां, हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक ये सभी प्रांतपति थे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? किस नगर का? तो दरभंगा, यानी कि तिरहुत का। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार जो था वो नाम किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार की संख्या अधिक थी, अतः इन्हें इसे बिहारों का प्रदेश कहा। तुर्कों ने बिहार को बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक शासन काल में पड़ा। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। तो कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। तो कहाँ से? तो बिहार शरीफ से मिलता है। उस बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान ने किया? मतलब उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत जो है वो किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? किसका? तो वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो शिव सिंह के छत्र छाया में विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो कौन से हैं? तबाकते नासिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? किसने? तो दरिया खां नुहानी ने किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। तो कब? तो 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबाकते
नासिरी में मिलता है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया? किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया। फिरोज तुगलक या तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो कौन? यानी दोनों, यानी कि मलिक बयां और मजदुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? किसने? तो सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खलजी का बिहार में प्रभाव या प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता थी। तो क्या थी? निस्सी, यानी कि सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स, लंबूतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? किसका मजार है? तो मुखदुम यहिया का मजार है। किसका? तो मुखदुम यहिया का मजार है। अब हम लोग देखते हैं चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? किसका? तो खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? किसने? तो भार जनजाति ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो कौन राज्य? तो चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? यानी कि इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1 यानी तुगलक, 4 यानी कि सूर और 5 यानी कि मुगल के साथ संघर्ष हुआ। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? यानी दलपत शाही का जो संबंध था वो उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। किसने? तो उज्जैनियों ने किया। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से की थी। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो कौन था? तो चेरो वंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के जिलों में अपना सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो किसके द्वारा? तो फूलचंद के द्वारा जगदीशपुर मेले की शुरुआत की गई। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो वास्तविक पतन उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। भोजपुर में कौन था? तो संतन सिंह था। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी थी। उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो उपरोक्त में सभी, यानी कि ढावा थी, भीटा थी और बक्सर थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो बाघमल जो थे वो उज्जैनी शासक नहीं थे, यानी कि संग्राम देव, राजा नारायणमल और राजा
रामशाह, ये सभी उज्जैनी शासक थे। कहाँ के? तो भोजपुर के। चांद एवं मुंड जो चांडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं। किससे? तो शाहाबाद के चेर से संबंधित हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो किसकी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था तो मोहम्मद शाह नुहानी था। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली के सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अफगानी नुसरत खां यानी बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो किसे? तो जलाल खां को नियुक्त किया था। मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब हम लोग देखते हैं सूर साम्राज्य यानी कि शेर शाह सूरी 1540 से 45। सूर वंश की स्थापना की थी किसने? तो शेरशाह के द्वारा की थी। शेरशाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, यानी शेर खां की जो उपाधि दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद नुहानी ने दी थी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। यानी कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? तो ये जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युग में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ का युद्ध के साथ। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो उपरोक्त दोनों यानी कि चौसा के युद्ध में भी और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का निर्माण किस रचना में मिलती है? तो किसमें? तारीखे दाऊदी में मिलती है। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के उपरांत होती है। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सहसराम था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था तो दाऊद खां करारानी था। कौन था? दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सहसाराम में है। कहाँ? तो सहसाराम में है। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीखे दाऊदी में मिलती है। और तारीखे दाऊदी की जो रचना है वो अब्दुल्ला ने की है। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? यानी कि उपरोक्त सभी, यानी जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी रोहतास के किले का निर्माण करवाया किसने? तो शेरशाह ने स्वयं करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? यानी कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य जो है वो नहीं किए गए? यानी कि इबादत खाना का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा किया गया है, न कि शेरशाह के द्वारा। यानी कि देश की भूमि का सर्वेक्षण,
ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़क आजम और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ शेरशाह के द्वारा किया गया। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? तो शेरशाह ने करवाया था। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि यह है उपरोक्त सभी, यानी कि शेरशाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाही के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? यानी कि उपरोक्त सभी सही है, यानी कि यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो किसके? तो सी 3 और 4, यानी कि शेरशाह और इस्लाम शाह के समकालीन में थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है, तो इस्लाम शाह का जो मकबरा है वो अंतिम मकबरा है। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें यानी कि प्रमंडल थी? कितनी थी? तो 7 थी। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? यानी कि 5 लाख का व्यय हुआ, यानी कि खर्च हुआ। अब हम लोग देखते हैं मुगल कालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो कौन था? तो अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया कब? तो 1580 में दिया गया। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण यानी कि दर्शन किया था? तो किसने? तो बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? किसने? तो हुमायूं ने भेंट की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? किसने? तो अकबर ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली? तो शाहजहां ने शरण ली थी। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें यानी कि प्रमंडल थी? तो कितनी थी? 7 थी। अकबर कालीन बिहार में सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह था। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास में अपनी राजधानी बनाया था? किसने? तो राजा मानसिंह ने बनाया। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? यानी कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के शासनकाल में। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है तो कौन? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? कितना व्यय हुआ था? तो 1 करोड़ व्यय हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था तो 702 से 12 तक था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी कि प्रमंडलों की संख्या थी तो 8 थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? यानी कि सी यानी कि 1, 3 और 4, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? यानी कि फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया। ईरानी यात्री मोहम्मद
सादिक किस मुग़ल शासक के समय में बिहार आया था? तो किसके समय में? तो जहांगीर के समय में आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने? तो अकबर ने। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। किसको? तो रोहतास को। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? किसने? तो औरंगजेब ने बनाया। पटना को अजीमाबाद नाम दिया। किसने? तो राजकुमार अजीम ने नाम दिया। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक जो होता है वो बिहार में होता है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह वन के शासनकाल में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। तो कौन बना? तो मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। तो कौन रहा है? उपरोक्त सभी यानी कि शुजात खां, सईद खां और मुकरब खां। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो उपरोक्त सभी यानी कि एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। किसने? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? यानी कि आंसर इसका क्या होगा? सी। यानी कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से उसे मिथिला का राज्य दे दिया? यानी कि महेश ठाकुर के विद्वता के कारण। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। यानी बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब? तो 1576 में। अकबर ने बिहार और बंगाल को 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? कब? तो 1733 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार। पहला है बंगाल के नवाब और बिहार। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। कब? तो 1734 से 40 ईस्वी तक। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। कब? तो 1740 में किया। बंगाल के नवाबों में किसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की गई? तो मीर कासिम की।
1748 ईस्वी में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई? तो हैबत जंग की हत्या हो जाती है। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानीसराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो अफगानों को रानीसराय के युद्ध में पराजित किया। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण जो थे वो प्रथम नायब नाजिम थे। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? किसे? तो शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? किस में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में पराजित किया था। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप पराजित किया था। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग ने 1748 में उसका वृद्ध यानी वध किया गया। अब हम लोग देखते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियां। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? किसने नहीं की थी? तो फ्रांसीसियों ने नहीं की। बाकी बाद अंग्रेज, डच और डेन ये तीनों जो थे वो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो उपरोक्त सभी यानी कि अनाज, सोरा और वस्त्र ये सभी प्राप्त करती थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो क्या थी? उपरोक्त सभी यानी कि अनाज, सोरा और अफीम। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल ने की है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी जो था वो बिहार आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो कौन थी? तो आंसर होगा 1, 3 और 4 यानी कि भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन या किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए तो कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो कहाँ? तो आलमगंज यानी कि पटना में। इन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो कब? तो 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1632 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1774 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो किसने? टैवर्निए ने। किसने? तो टैवर्निए ने। ये एक फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो किसने? तो मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पर डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो अंग्रेज फैक्ट्री थी।
अब हम लोग देखते हैं अंग्रेज और बिहार। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। तो कौन बना? तो मिरन जो था वो बिहार का उप नवाब बनता है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? तो मीर कासिम के द्वारा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो राल्फ फिच था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया तो अली गौहर ने किया। अली गौहर ने कब पटना पर या पटना का घेरा डाला था? तो 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले ली? यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो कब? तो 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया। कब? तो 1767 ईस्वी में। पटना के गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये हुआ था किसके? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। यानी गोलघर का निर्माण जॉन गाइस्टीन ने कराया था। किसने? तो गाइस्टीन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो उपरोक्त में सभी। यानी कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 ईस्वी में सारण जिला के दो भागों में बांट गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। फिर 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे तो कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? किसने? तो मीर जाफर ने प्रदान किया। बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ हुआ। तो उपरोक्त सभी ने, यानी कि राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां और सुंदर खां ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के राजा तथा राजा सुंदर सिंह टिकरी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? तो कहाँ की? तो मुंगेर में की। बक्सर का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1764 को हुआ था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? किसे हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी। यानी बक्सर का जो युद्ध था वो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के
पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने? तो ए बी दोनों ने, यानी कि इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने। पटना नगर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो किसने? तो एलिस ने अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको? तो सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था। तो किसने? तो नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में दी थी। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो नवाब मुनीरुद्दौला ने निभाई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और इसी प्रकार से और भी वीडियो मैं लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।